चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में भी आ चुका है और आ सकता है। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, बेसिक चीज़ जल्दी से मैं बताऊं कि अदरवाइज इस क्वेश्चन का रट्टाफिकेशन नहीं होगा, रटेंगे नहीं, समझेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप लोग। एक बेसिक से आपसे बात पूछते हैं, अगर सपोज मैंने एक आपको ये क्वेश्चन दिया कि ए है 2 × 2 × 3 × 5, ठीक, और मैंने बी दिया आपको 2 × 3 × 5 × 5 और सी दिया मैंने इस तरीके से। मैंने कहा इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, ठीक। कैसे फाइंड करते थे देखो जरा। एचसीएफ वो होता था जो तीनों में क्या होता था, कॉमन, तो ऐसे ये। अब 3 है देखो और 5 है, यही तो है ऐसा जो तीनों में है। तो एक यहाँ से 2 आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा, तो 2 × 3 × 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। एचसीएफ कितना आ गया। अब मैं बोलूँ एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में क्या होता था कि जो तीनों में कॉमन है उसको तो लिख ही दो, यस और नो। अब देखो क्या कोई 2 में कॉमन है, अच्छा 2 में कुछ कॉमन बचा नहीं है। अब देखो क्या बचा, 2 बचा, 5 बचा और इनको लिख दो, यस और नो। तो आंसर कितना है, 900 आ गया, यस और नो, यही तो आया। आप कहोगे सर ये तो भैया बड़ा सिंपल था, इसमें क्या हमने, तो यहाँ पर हमने एक काम किया जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब देखो ध्यान क्या इस चीज़ को जो ये लिखा हुआ था, देखना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 3 × 5, ठीक। अब इसको देखो जरा, इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूँ यस और नो, ठीक। अच्छा एचसीएफ कितना आया जी, 30। तो अब देखना 2 की पावर क्या थी, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो एक ही 2 आया है, मतलब जिसकी पावर कम होती है और तीनों में जो कॉमन हो उसी को तो एचसीएफ में हम लोग लिखते हैं। फिर से समझो मैं क्या चीज़ समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बात समझ नहीं आई तो ये क्वेश्चन तो तुम्हें कभी समझ नहीं आने का। इसीलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 कम है, तो देखो 2 की पावर 1 आएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कॉमन क्या है, 3 की पावर 1। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो एचसीएफ में हमने देखा कि जिसकी पावर कम होती है उसको लिखते हैं, यस और नो, नहीं चमका। अब आ जाओ एलसीएम में क्या, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, यहाँ 2, यहाँ सबसे ज़्यादा पावर क्या है 2 की, 2, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 की पावर क्या ज़्यादा, 3 की पावर, यहाँ 5 की, तो देखो ये आ गया 900। तो कहने का मीनिंग क्या है, एलसीएम में जिस नंबर की मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं और एचसीएफ में जिसकी पावर कम होती है और जो तीनों में कॉमन उसको लेते हैं। क्या ये बात आई समझ में। अब देखो ना 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अगर कभी भी पावर में क्वेश्चन आए और एलसीएम पूछे तो जिस नंबर पे पावर सबसे ज्यादा है उसको तो लेना एलसीएम में, और एचसीएफ में जिसकी पावर कम है उसको लेना। क्या चमका। अब ये क्वेश्चन हलवा वाला क्वेश्चन हो गया आपके लिए जो ऊपर लिखा हुआ। अब देखना ये कंसेप्ट बस मुझे बताना था। अब देखो अब इस क्वेश्चन पूछा गया है, हमको ये बोला गया है 2 की पावर r, 3 की पावर p, a की वैल्यू b की, ये c की, इस तरीके से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं दिया गया होता क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि p बड़ा है, r बड़ा है, q बड़ा है। तो यहाँ r क्या है, सबसे बड़ा है, r क्या है, और सबसे छोटा क्या है, p। ये बात दिमाग में रखना, सबसे छोटी पावर है p और सबसे बड़ी पावर क्या है, r। अब q बीच में, उसको छोड़ो, बीच वाले को देखता ही कौन है। चलो फर्स्ट पे आ जाओ। कह रहे थे लार्जेस्ट नंबर, जैसे ही लार्जेस्ट नंबर की बात ही मतलब एचसीएफ, मतलब एचसीएफ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एचसीएफ ऑफ ए, बी एंड सी, इनका हम एचसीएफ निकालते हैं, तो क्या अभी मैंने बताया था कि जिसकी पावर सबसे कम होती है उसको किस में लेते हैं, एचसीएफ में। तो सबसे छोटी पावर क्या है, पी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर पी। यस और नो, नहीं आ रही बात समझ में। यहां पर 2 की सबसे, देखो p जो है वो पावर क्या है, सबसे कम है। ऐसे 3 की पावर p और 5 की पावर p। नहीं चमका। एचसीएफ में जो पावर सबसे कम होती है उसको हम लेते हैं, और यहाँ पे सबसे कम पावर क्या है, p।
तो हर किसी PP आ जाएगी और ये किसके बराबर है 30 के इक्वल। हम नहीं कह रहे ऐसा क्वेश्चन कह रहे, हम नहीं कह रहे कि इनका जो HCF है वो कितना है 30। और छोटी क्लास में हमने पढ़ाई जब सेम पावर होती है तो नीचे वालों का क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 की पावर P। अच्छा 30 को लिख सकते हैं 30 की पावर 1, तो 30 से 30 हट गया, P कितना आ गया जी, तो P की वैल्यू तो हमने 1 निकाल दी। क्या जमका? चलो जी बहुत अच्छी बात है। आगे आइए, अब बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर मतलब LCM। क्या? LCM मतलब LCM। इसमें हम लोग करते क्या है, जो मैक्सिमम पावर होती है हम उसको लेते हैं। क्या जमका? जो मैक्सिमम पावर होती है। तो अगर मैं बोलूँ LCM ऑफ A B एंड C, अब देखो क्या होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या, R। सबसे तो 2 की पावर R कहीं पे है, हाँ जी ये रहा 2 की पावर R इंटू, अब सबसे बड़ी पावर क्या R, तो देखो 3 की पावर R कहीं पे, हाँ जी बिल्कुल 3 की पावर R। क्या चमका? अब 5 की पावर R देखो, तो 5 की पावर R कहीं नहीं है, 5 की पावर R कहीं नहीं। अच्छा R के बाद फिर सबसे बड़ा क्या है Q। अब देखो क्या कहीं पे 5 की पावर Q है, हाँ जी बिल्कुल है 5 की पावर Q। क्या बात समझ आई? सबसे पहले चेक करना जो मैक्सिमम पावर है, 5 की पावर R कहीं नहीं है तो R नहीं लेंगे, R के बाद सबसे बड़ा क्या है Q, तो क्या लेंगे 5 की पावर Q। क्लियर है? नहीं आई बात समझ में? आ गई। चलो ये हो गया। अच्छा ये तो आगे LCM, देखिए आगे पढ़ो। कह रहे हैं दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ दिस। अब ये चीज खैर बेसिक बात है, अब एक बात समझो जरा यहाँ पे। अगर छोटी सी चीज आपको समझाया, मैंने कहा LCM निकालो, तो इसमें थोड़ा समझाने ज़्यादा है। मैंने कहा LCM निकालो 2 और 4 का, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो LCM कितना आएगा 4 आएगा, यस और नो। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ कि 2 का डिवाइड 4 में पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का डिवाइड 4 में पूरा पूरा चला जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एक ऐसा नंबर बताओ कि 2 से हम डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ जाए, तो जितना रिमाइंडर पूछा जाता है उसे ऐड कर दिया करो। ठीक, क्यों मैंने ऐसा बोला, ये कह रहा है रिमाइंडर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो 2 इसमें क्या करो ऐड कर दो, और ये किसके बराबर है 5402। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। LCM निकाल रहे हैं, कह रहे हैं इस ABC का LCM इतना आया, इसका मीनिंग पता है क्या था कि इसका डिवाइड करोगे नंबर है पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं पूरा पूरा नहीं, रिमाइंडर भाई साहब 2 चाहिए, तो रिमाइंडर 2 तभी तो आएगा जब 2 ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 का डिवाइड करो 8 में, पूरा पूरा चला गया, मैंने कहा मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 9। अब देखो 9 कर दो तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आ गया, यस और नो। तो इनको कितना चाहिए था रिमाइंडर 2, तो 2 हमने क्या किया ऐड कर दिया। ये बात समझने वाले, ठीक। अब ये 2 इस तरफ माइनस में जाएगा, तो ये 2 माइनस हो जाएगा, क्या हुआ यस और नो। अब 5, अब यहाँ से भी लॉजिक है, तो देखो जरा इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, 5400 के फैक्टर करो। चलो तो 2 से कट करते हैं, 27 दूनी 54, फिर हमने 2 से कट किया, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, फिर हमने यार 2 से कट किया, 2 6 जा 12, 2 7 5। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखे जाता है साथ, वहाँ 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये 5। अब फिर 3 से कट करो, 3 7 के 5, फिर 3 से कट करो, कितनी बजाएगा 25, यस और नो। अब 5 से कट करो, यस और नो। तो ये आ गए 5400 के फैक्टर। कैलकुलेशन ठीक है ना यार? हाँ चलो ठीक है। अब देखो 2 की पावर R, 3 की पावर R, 5 की पावर Q। चलो जी भैया, अब 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है 3 की पावर 3, और 5 कितनी बार है। अब कंपेयर करो, 2 की पावर क्या है R, 2 की पावर क्या है 3, तो R बराबर कितना हो गया, क्या चमका, कंपेयर कर रहे हैं ना भैया। 5 की पावर क्या है, 5 की पावर क्या है, तो Q कितना हो गया, तो देखो P आ गया, R आ गया और Q भी आ गया। तो यही तो हमको फाइंड करना था, P R Q निकल के आ गए।
अच्छा फिर ये कह रहे हैं ए बी सी की वैल्यू और बताओ। तो देखो यार अब तो खैर बच्चों वाला ए क्या है हमारे पास 2 की पावर आर, और आर कितना है जी 3। अच्छा 3 की पावर पी, पी कितना है 1 इंटू 5 की पावर क्यू, क्यू कितना है 2। अब मल्टीप्लाई खुद करो यार। चलो बी क्या है भैया 2 की पावर पी, पी कितना है जी 1 इंटू 3 की पावर आर कितना है 3, 5 की पावर पी कितना है 1। अब सी फाइंड करो, सी कितना 2 की पावर क्यू, और क्यू कितना है 2, 3 की पावर क्यू मतलब 2 और 5 की पावर 1। कर सकते हो मल्टीप्लाई, वैसे हम लोग करना चाहे तो 25 चौक 100 और 100 और 3 2 जा 6, ये 600 हो गया। 3 का 9 ते 27, ये 2700 हो गया, नहीं 27 270 हुआ ठीक। और ये 5 दूनी 10, 18 दूनी 9 दूनी 18, 180 ठीक है। तो ये हमने बता दिया नंबर ए बी एंड सी तीनों ने कहा। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बैठे हो, बट कंसेप्ट पे जाओ। हमारा टारगेट है कंसेप्ट समझने का ना। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जितने आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। क्यों, एक चीज बस आपको आनी चाहिए, एचसीएफ निकालते हैं तो पावर कम से कम, एलसीएम निकालते हैं तो पावर ज्यादा से ज्यादा। अब और बाकी इसमें कुछ नहीं था। देखो लिखो दबा के चैप्टर का है भैया, चलो इतना आपको पता है कि ये ट्रायंगल चैप्टर का है। अच्छा जैसे जानसी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि सर इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और ट्रिपेजॉइड सुना छोड़ दिया, यहाँ तक सर हमने पढ़ा। सर ट्रिपेजॉइड का आपको जल्दी से बता दें, पहले तो ट्रिपेजियम और ट्रिपेजॉइड एक ही बात होती है। अब सर ये अलग अलग क्या है, ये देखो कुछ होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं कई सारे जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में अलग तरीके से है ना, और ऑस्ट्रेलियन जो इंग्लिश है वहाँ पे ट्रिपेजियम को ट्रिपेजॉइड ही बोला जाता है। तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि तुम सोचो कि सर ट्रिपेजॉइड क्या है, ये ट्रिपेजियम ही है ठीक है। तो वो डिफरेंट है, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रिपेजॉइड, तो जल्दी से एक बनाते हैं ट्रिपेजॉइड। क्या बनाते हैं जी ट्रिपेजॉइड। कितना पतला मार्कर है, ये सचिन सर का दिया हुआ मार्कर है। चलो जी ए बी सी डी हमारे पास एक क्या है ट्रिपेजियम, और ट्रिपेजियम की केवल एक खासियत, बेचारा सबसे मासूम सा क्वाड्रिलेटरल है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये इसके क्या है पैरेलल, और इसकी कोई खासियत नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि एक 3 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर, तो ये छोटी साइड है, ये कितनी होगी और ये क्या हो गई जी, कह रहे था नॉन पैरेलल साइड, ऐसी साइड जो आपस में क्या है पैरेलल नहीं, मतलब BC की बात कर रहे हैं और AD की बात, आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है डियर, और ये क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं अ लाइन पैरेलल टू द बेस, बेस इसको ले लो ठीक है। कह रहे हैं अ लाइन पैरेलल टू द बेस डिवाइड्स द ट्रिपेजॉइड इनटू 2 ट्रिपेजॉइड ऑफ इक्वल पेरीमीटर। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक मार्कर है, मतलब हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी यहां से, पी क्यू, ये ऐसा इसमें बोला गया है कि अ लाइन पैरेलल टू द बेस, ये जो लाइन है पी क्यू सी डी के क्या है, तो ये लाइन ए बी के भी क्या होगी पैरेलल, ठीक है सर। अच्छा, और इसने इस ट्रिपेजॉइड को 2 ट्रिपेजियम में कन्वर्ट कर दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो दोनों क्या है आपस में ट्रिपेजियम, लेकिन ऐसा किया कि इनका इक्वल पेरीमीटर है, मतलब इस ट्रिपेजियम का पेरीमीटर निकालो और इसका निकालो, आपस में क्या होगा इक्वल। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द नॉन पैरेलल साइड इज डिवाइडेड, मतलब नॉन पैरेलल साइड किस रेशियो में डिवाइड हुई, मतलब इनका और इनका रेशियो फाइंड करना है, इनका और इनका रेशियो फाइंड कर, एक ही आंसर आएगा। मतलब क्या फाइंड करना है पहले मैं आपको बता दूं, टू फाइंड क्या करना है हमको कि जो AP है और PD का रेशियो फाइंड करना है। या फिर कोई बच्चा बोले सर BQ या QC एक ही आएगा, इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। क्या चमका, चलो क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए जी, पक्की बात है। अच्छा चलो भैया सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो इससे, चलो। अच्छा देखो मैंने आपसे कहा ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल, अगर मैं बोलूं AP x है तो ये पूरा 4 है, अगर इतना x है तो क्या PD 4 - x हो गया। अगर मैं बोलूं ये y है तो क्या ये 6 - y हो गया। QC यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, क्योंकि पूरा 6 है ना यार, अगर इतना y है तो ये कितना हो 6 - y, यस और नो। मैं आपसे बोलूं कि AB पैरेलल PQ
पैरेलल CD, यस और नो। अगर ये लाइन आपस में तीनों पैरेलल हैं तो इनके रेशियो आपस में बराबर होंगे। अभी बताऊंगा कैसे। AP अपॉन PD बराबर BQ अपॉन QC। अब एक बच्चा बोलेगा सर कैसे, यूजिंग BPT या बाई BPT, मतलब थेल्स थ्योरम, BPT का दूसरा नाम। अब एक बच्चा बोलेगा सर हमने पढ़ा था ट्रायंगल में, हमने पढ़ा था सर यहाँ तो भैया क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आपने BPT कैसे लगा दी। मैं कई बार, पूरा एक साल होने जा रहा है, एक ही बात बोलता हूँ, NCERT का अगर बेसिक नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूरा NCERT का है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 जाके चेक करो। क्या कि वो कहते थे प्रूफ करो इनके रेशियो बराबर, तो कुछ नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे इसको मिला दिया, बन गया ट्रायंगल, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होगा। फिर अब इस ट्रायंगल में आप चेक करो, इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होगा, ये कॉमन है तो ये दोनों रेशियो क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में। यही तो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9, यस और नो। तो बेसिक NCERT आनी चाहिए। तो ये कहाँ से होगा, यूजिंग BPT। आपको दिखाना नहीं है क्योंकि दिखाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप डायरेक्ट यूजिंग BPT कर सकते हैं, क्लियर है। या ऐसे चलो आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्लियर है जी। चलो AP कितना है जी, X, PD 4 माइनस एक्स, ये कितना है y, और ये कितना है 6 माइनस, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का मल्टीप्लाई 6 के साथ 6x और x का y के साथ माइनस का xy, y का 4 के साथ 4y और इसका माइनस का xy, तो माइनस का xy कैंसिल हो गया 6x और ये माइनस का 4y अगर कितना हो गया, क्या चमका, पहली इक्वेशन आ गई, यस और नो। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन भी तो आएगी, क्यों आएगी भैया, क्यों x और y। दूसरी इक्वेशन क्या है, कह रहे हैं इस वाले का जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर वो आपस में क्या है, इक्वल। तो गिवन है कि अगर बात करें पेरीमीटर किसका, ABQP बराबर है पेरीमीटर PQ। बेटा फोन साइलेंट कर देना, क्लियर है। इनका पेरीमीटर आपस में होगा इक्वल। अच्छा पेरीमीटर होता क्या, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसकी चारों साइड को ऐड कर दो, एक एक करके ऐड करते। ये x हो गई, यस और नो। अच्छा ये कितनी है PQ, इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं, छोड़ो इसको। ये कितना है जी y, और ये वाला कितना है 3। क्या मैंने इस ABQP का पेरीमीटर लिख दिया, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर किसी का भी पेरीमीटर याद मत करो ना, एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, किसी का याद मत करो, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड को ऐड कर दो। ऐसी पेरी PQCD, तो PQ तो ये हो गया प्लस QC 6 माइनस y, ये कितना है जी 9 और ये कितना है जी 4 माइनस x, तो PQ से PQ कैंसिल, क्या बचा ये x प्लस y प्लस 3। इधर आ जाओ भैया, 9 4 13 6 19 और माइनस का y और माइनस का x, क्लियर है। ये प्लस का x है, माइनस x इस तरफ आएगा तो ऐड हो जाएगा 2x, प्लस का y इधर आएगा तो प्लस का 2y, 19 से 3 गया 16, क्लियर है। अब यार भैया एलिमिनेशन से क्या हम लोग x और y नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, एली से निकाल सकते हैं। एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 3x माइनस का 2y बराबर 2 जाएगा इस तरफ, क्या चमका। चलो अब लगा दो एलिमिनेशन, तो ये है 3x माइनस का 2y बराबर 0, ये 2x प्लस का 2y बराबर 16, ये शहीद हो गया एलिमिनेशन में। 3 और 2 5x बराबर 16, तो x का डिवाइड करो 3.2, x कितना आया भैया 3.2, और x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा y, तो भैया 16 ऐसे करते हैं। चलो कर लो यार, इतने कहाँ से यार हम लोग हैं। x की जगह 3.2, तो 32 दूनी 64 6.4 प्लस का 2y 16 4.8, y कितना आ गया। अब एक बच्चा ये ना बोले सर कैसे भैया, 16 से 6.4 गया 9.6 और 2 से डिवाइड किया 4.8। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर टारगेट 95 में कैसे हो, ठीक है। तो x निकल के आ गया और y निकल, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, रेशियो AP अपॉन PD। तो AP अपॉन PD, AP कितना x और ये कितना 4 माइनस x, तो x कितना है जी 3.2 और 4 माइनस 3.2,
ठीक है, 4 से 3.2 गया, कितना बचा? 0 पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट हटा, 8 चौक 32, आंसर आया 4:1। यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट किसका था? थेल्स थ्योरम का, क्योंकि पेरीमीटर वाला कंसेप्ट तो यार सिंपल था। देखो ठीक है, छापो इससे जल्दी से। एक और चैप्टर 6 का अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। तो बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AEF ये वाला एंगल और AFE ये वाला एंगल, ये वाले एंगल आपस में क्या दिए गए? इक्वल दिए गए, इतना दिया गया। E इज द मिड पॉइंट, E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो मतलब AE और C आपस में क्या इक्वल है। अच्छा अब एक बात सुनो, लिख भी दूंगा, पहले समझा दूं। अगर बात करता हूं ट्रायंगल EAF में, ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब अगर ये दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो इसके अपोजिट है EA और इसके अपोजिट है AF, मतलब AF और EA आपस में क्या होंगे? इक्वल। यस और नो? तो कायदे में देखा जाए ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो चलो इतना लिखेंगे, गिवन में लिख दो यार कि हमको अभी तक क्या क्या पता लग चुका है कि जो CE है बराबर AE, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये अगर आप डायरेक्ट लिखोगे ये तीनों इक्वल तो टीचर को कंफ्यूजन हो। उसको बताओ, क्या बताओ कि ट्रायंगल AEF इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना भैया ये, क्योंकि दो एंगल इक्वल है इसके। सो AE इज इक्वल टू AF, AE और AF आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब ये तीनों बराबर लिख दो। इतनी लाइन अगर आप लिख के आओगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये बात जान लो, ये तीनों हमारे आपस में क्या होगा? इक्वल, ठीक है। अभी तो हमने देखा नहीं प्रूफ करना क्या है। चलो जी, अब बोला है ये प्रूफ करो बस साइड का रेशियो। तो या तो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ या फिर आप लगाओ थेल्स थ्योरम, मतलब BPT। अब देखो क्या किन्हीं दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है। दिमाग लगाओ, आदमी सोचेगा BD कहाँ है? BD लाए हो? चलो BD नहीं लाए, BD ये रहा, और CD का CD ये रहा। तो कंफर्म है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो आएगा, क्योंकि इस BD भी आ रहा है, CD भी आ रहा है। या सुनो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप पूरी बुद्धि लगा लो, किसके सिमिलर दिखाओगे? दिखा नहीं पाओगे, ठीक। तो जब हम सिमिलर नहीं दिखा पा रहे हैं तो भैया फिर अभी लास्ट ऑप्शन बचा जो कि BPT, मतलब थेल्स थ्योरम। इन बातों को समझना है यार बात, कि सर पहले तो आपने दिखा दिया सिमिलर, इसमें क्यों? अरे हम क्या यार, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है ना, केवल यही दो ट्रायंगल, केवल यही दो एंगल आपस में इक्वल है और कुछ गिवन नहीं है, तो सिमिलर तो दिखा नहीं सकते। तो साइड का रेशियो दिखाने की कोशिश करेंगे। BPT मतलब थेल्स थ्योरम, उसमें क्या होता था? कोई लाइन किसी के क्या हो? पैरेलल। अब वो भी नहीं है, वो तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो अब सर कहाँ से करें कंस्ट्रक्ट, कैसे करें? सही होता। अब इसी चीज़ को बस समझना है, प्रूफ को ही देखो, वरना डायरेक्ट अगर मैं बताऊंगा कि इसको मिला दो इसको मिला दो तो रटेंगे हम। केवल समझते हैं BD अपॉन CD और BF अपॉन CE। चलो CE तो इसके भी इक्वल है, FA। अब एक बात सुनो, BD अपॉन CD मतलब ये यहाँ से एक लाइन है, ये यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो कन्फर्म है भाई साहब लाइन यहीं से जाएगी। थेल्स थ्योरम होता क्या है? देखो समझो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये तभी तो ब्रेक हो रहा है जब वहाँ से एक लाइन पैरेलल गई है। तो हमने क्या किया? C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, किसके DF के कर दो या किसी कुछ भी बोल दो, ठीक है। इतना समझना है, इतना समझना है। ये बात अगर मैं तुमसे डायरेक्ट बोलता ना कंस्ट्रक्ट करो तो आप कहते ठीक है सर, लेकिन अब लॉजिक के साथ कि जो CG है वो हमने DF के क्या किया है जी। अब एक बात समझना, ट्रायंगल ACG पे फोकस करो पहले, ACG पे समझना। E मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है? E से मिड पॉइंट से ये लाइन के, तो FB क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। FB क्या होगा? किसका? AG का। फिर से हम लोग समझते हैं, ट्रायंगल ACG पर फोकस करो। E इज द मिड पॉइंट, हम नहीं कह रहे भैया, गिवन है। और ये लाइन क्या है? इसके पैरों, तो FB क्या होगा? मिड पॉइंट। अगर F भैया मिड पॉइंट हो तो AF बराबर GF,
तो ये 4 हो गए, चारों आपस में इक्वल हो गए, यस और नो। तो बस इसे ये लिखना पड़ेगा कि EF पैरेलल CG, सो F इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ऑल्सो अ मिड पॉइंट। कैसे पता? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आप MPT लिख के नहीं आओगे, शॉर्ट फॉर्म वगैरह वहाँ पे नहीं चलती हैं, ठीक है। आप मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिख के आओगे, तो मैंने भी कोशिश की है। तो ऐसे ये चारों पोर्शन आपस में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, GF बराबर FA। तो ये जो 4 थे ना, क्या फाइनली ये बोल सकता हूँ कि CE बराबर AE बराबर AF बराबर GF, ये चारों ही बराबर हो गए ना आपस में, यस और नो। चलो जी भैया अब लगाओ, अब लगाओ ट्रायंगल। किस में हम लोग BPT लगा सकते हैं कि BDF। अब यहाँ पे फिर तुम्हें एक बात देखो नई बतानी पड़ेगी, ट्रायंगल BDF में देखो, इसका मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूँ, कैसे समझो जरा। थेल्स थ्योरम ने ये प्रूफ किया था, ये लाइन अगर इसके क्या है पैरेलल, कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ऐसा प्रूफ किया था उन्होंने कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगी, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा कि AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन EC। या फिर एक तरीका था, दोनों को रेशियो को उल्टा करके 1 ऐड करो तो होगा AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। तो यहाँ पर या तो डायरेक्ट कर दो, अदरवाइज 1 ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल पे फोकस करें, केवल इस वाले ट्रायंगल पे, चलो मैं इसको अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से BCD और G और F, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे करेंगे BC अपॉन CD बराबर BG अपॉन GF, क्योंकि BC अपॉन CD तो है ही नहीं, तो फिर 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो आंसर आ जाएगा। या बट हम लोग डायरेक्ट पढ़ चुके हैं, तो ये डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे, छोड़ो फिर उसे, तुम डायरेक्ट जैसे नॉर्मल भैया पढ़ते हैं वैसे कर लो। BC अपॉन BD बराबर BG अपॉन GF, यस और नो। लाना क्या था भैया, ये सब लाना है ऊपर जो लिखा है। तो हमने किया क्या, इसमें 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया, और 1 ऐड कर सकते हैं ना, हाँ। BC अपॉन CD, सॉरी BC अपॉन CD, हाँ और क्या, BC अपॉन CD BG अपॉन, ठीक है 1 ऐड कर दिया। चलो जब 1 ऐड कर दिया, CD आएगा LCM, तो CD बन जा CD, CD का टेबल याद है, CD बन जा CD, CD 2 जा 2CD, देख रहे हो। तो CD प्लस BC, अच्छा GF का ताकत याद ही होगा तुम्हें तो ये क्या हो गया, BG और प्लस GF। चलो इसको ऐड करो, CD प्लस BC कितना हुआ, CD प्लस BC कितना हुआ, BD, तो BD अपॉन CD, BG प्लस GF, BF अपॉन GF। अरे भाई साहब ये सब मैथ करा क्या रही है ये। चलो जी, अच्छा तो BD अपॉन CD, BF अपॉन C, अरे यार GF और C है तो आपस में इक्वल, यस और नो। आकाश का फेवरेट क्वेश्चन बन गया ये, और ये CE। अच्छा बस एक चीज़ ये बता देना कि यार ये GF की जगह CE कैसे आ गया। देखो ये इक्वल है ना, इक्वल, यहाँ पे आप बस ऐसे तीर कमान आप मत चलाना, आप यहाँ पे लिख के आना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, हमने थोड़ा सा एलेबोरेट किया, जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रेच किया है, क्योंकि है छोटा लेकिन लॉजिक था थोड़ा सा, वरना हम ये +1 ऐड नहीं करके डायरेक्ट भी लिख के आ सकते थे, लेकिन समझो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए जी भैया, चैप्टर 6 क्लास 10 का जितने इंपॉर्टेंट लगा लो उतने। क्यों, इसका रीजन देखो, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन के एक नहीं 3 डायग्राम है। ये क्वेश्चन में लॉजिक ही यही है, अगर आप इसका डायग्राम बनाने बैठे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, इसके 3 डायग्राम बनेंगे और 2 सॉल्यूशन है, मैं दोनों इसके बता दूंगा। देखो पहले जरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहा है थ्रो द वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो जरा मैं रफली बना रहा हूँ अभी, एक ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, कह रहे हैं थ्रो द वर्टेक्स D, मतलब D पॉइंट से, ठीक है,
अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द BA एंड BC प्रोड्यूस, मतलब हमने D से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो AB को कट कर रही है E पर और BC को कट कर रही है F पर। एक तो डायग्राम ये हो गया, यस और नो, सही बात है ना यार। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा, अब मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इस पे ध्यान देना, इस चीज पे, इस चीज पे, इस चीज पे। प्रोड्यूस कह रहे हैं कि ये तब कट करेगा E और F को जब आप किसी को प्रोड्यूस करोगे तो भी। देखो हमने क्या किया, D से एक लाइन ड्रॉ की, इसने इसको तो E पॉइंट पे कट किया और इसको हमने प्रोड्यूस किया ये F पॉइंट पे। ये भी डायग्राम है, देखो कैसे समझते हैं। कह रहे ABCD इज अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स D, अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड BA एंड BC। देखो AB को E पर कट कर रहा है और CB को F पर कट कर रहा है। कैसे? प्रोड्यूस, जब आपने इसको क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसको आगे बढ़ाया। तो ये भी एक डायग्राम। दूसरा देखो, दूसरा डायग्राम ये रहा भैया, ABCD एक पैरेललोग्राम है। D पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ की है कि जब आप BC को और जब आप AB को आगे बढ़ाएंगे तो कट होगा। देखो ऐसे, इस तरह हमने BA को बढ़ाया, ये E पॉइंट हो गया, इसको बढ़ाया, F पॉइंट हो गया। इतने डायग्राम है इसके, क्योंकि तीनों में कंडीशन वही वाली सेटिस्फाई हो रही है। ये थोड़ा सा हम इसलिए मना करेंगे, इसको इसलिए मना करेंगे, इसमें हमने किसी को प्रोड्यूस नहीं किया। यहाँ पे बोला यार कि प्रोड्यूस करो उनको, इनको आगे बढ़ाओ तो भी बात हो जाएगी। तो इससे और इससे दोनों तरीके से मैं इसका आंसर निकाल के आपको दिखाऊंगा। कंसेप्ट पे जाओ, क्यों आपके पास जब दो ऑप्शन होते हैं ना, प्लान ए प्लान बी, ये भी समझो और ये भी समझो, ठीक है। तो ये तो इसके मतलब डायग्राम की कंसेप्ट हो गई कि ऐसे ऐसे डायग्राम इसका बन सकता है। चलिए जी, अब एक पहले इसको बताएंगे फिर दूसरा वाला, जो आपको अच्छा लगे। दोनों हैं काफ़ी सिमिलर, मिलते जुलते हैं, तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं बोलूँगा मैं। तो चलो जी, ये रहा एक हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम, और इसको मैंने ये इस तरीके से और इसको ये इस तरीके से आगे बढ़ाया। ओके, तो इसका नामकरण करो A, B, C और D, और ये पॉइंट हमारा E है और ये पॉइंट हमारा F है। और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये सारी बातें पता होनी। चलो अब इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब प्रूफ करने बोला क्या, जैसे ही हमने देखा कि साइड का रेशियो है, कंफर्म है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ। किन किन को आप सिमिलर दिखा सकते हैं? चलो आंख बंद करके यार, इन दोनों को तो हम सिमिलर दिखा ही सकते हैं। अब ये तो कंसेप्ट पक्का है, क्यों? ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर अल्टरनेट से, और ये तो है ही बराबर। देखो ये वाले वर्टिकली अपोजिट, यस और नो। तो इन दो ट्रायंगल को तो आसानी से हम सिमिलर दिखा सकते हैं। लेकिन अभी देखेंगे आगे बताऊंगा। चलो, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEF, ठीक। तो देखो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E, वर्टिकली अपोजिट, या कॉमन बोल दो या वर्टिकली अपोजिट, बट वर्टिकली अपोजिट सब ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। अच्छा, AED में एंगल D आ रहा है और BEF में एंगल F आ रहा है। कैसे? अल्टरनेट से। तो YAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AED, एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, दूसरे का नाम देखो कैसे लिखेंगे। E किसके इक्वल? E के, E बीच में आ रहा तो E बीच में आएगा। D किसके इक्वल? F के, D एंड में आ रहा तो F एंड में आएगा। E का काम हो गया, F का काम हो गया, क्या बचा? B। तो अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्या उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो देखो AE और किसके? BE के इज इक्वल्स टू ED EF के और AD BF के। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलो अब देखो क्या जो प्रूफ करना क्या हमारा आ चुका है, देखते हैं। AD अपॉन AE, AD अपॉन नहीं आया अभी, FB अपॉन BE, FB अपॉन B, चलो इनको हम जुगाड़बाजी कर सकते। और एक है FC अपॉन CD। अब देखो जरा क्या पूरे में, चलो मैं फिर से आराम से एक चीज समझो। AD दिख रही है और AE दिख रही है भैया, पक्का दिख रहा है, ठीक है। FB दिख रहा है, BE दिख रहा है, मतलब चार तो, लेकिन FC और CD कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। FC और CD कहीं पर
नहीं दिख रहा है तो उसके दूसरा ट्रायंगल लिख, वो भी समझाएंगे। अच्छा पहले यहाँ देखो, अगर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1/2 बराबर अगर 4/8 है तो ऊपर वालों का भी डिवाइड कर दें, आंसर देखो बराबर ही आता है। यस और नो? क्यों बोला ऐसा मैंने? क्यों वहां पर लाना है AD/AE, तो अगर इनका आपस में डिवाइड कर दें तो ये हैं तीनों इक्वल, तो इसको लिखेंगे AD/AE और FB या BF एक ही बात है अपॉन BE। यस और नो? तो इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्यों इसका काम आएगा। क्या यहां तक समझ आया? अच्छा अब दो चीजें FC और CD वो आई नहीं रही है, तो FC कब आएगी? FC जब ये वाला ट्रायंगल लिया जाएगा, जब, और दूसरा क्या? CD है, मतलब इस ट्रायंगल को तो लेना ही पड़ेगा। इन बातों को अगर तुम समझने लगे तो ये चैप्टर कुछ नहीं, क्योंकि प्रूफ है इसमें जाता। समझो FC और CD ये मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, तो आंख बंद करके इस बड़े वाले ट्रायंगल को तो लेना ही लेना है मैं। अब देखो ये किसके साथ सिमिलर दिखा सकते हैं, अब देखो जरा ये किसके साथ सिमिलर दिखा सकते हैं। ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला इसी के साथ दिखा सकते हैं। देखो कैसे, बताएं कैसे। AED और एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ले लो DCF, ठीक। चलो मैं इसको हटाता हूं। अब देखेंगे कैसे, D तो F के इक्वल है ही अल्टरनेट से, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। यस और नो? अब देखो एक चीज समझो, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। अब दूसरा ट्रायंगल हम किसके साथ सिमिलर दिखा सकते हैं? अब ये मत सोचना कि सर आपने इसको ही क्यों, अब भैया इसको लो, चलो छोटे वाले लो। अब देखो क्या आप सिमिलर दिखा सकते हो, देखो अपने आप से, अगर दिखा सकते हो तो उसको ले लो फिर। चलो जी, तो AED मैं इसमें एंगल D किसके इक्वल है जी? एंगल F के। कैसे पता? अल्टरनेट से। और इसमें एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, वर्टिकल नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिखना पड़ेगा आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो YAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल, D किसके इक्वल? F के। D एंड में तो F, A C के, A पहले आ रहा तो C पहले आएगा भैया। C का काम हो गया, F का काम हो गया, क्या बचा? D। तो अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो चलो AE/CD बराबर ED/DF बराबर AD/CF। अब देखो भैया यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अच्छा देखो, अगर हम इनका डिवाइड करें ऊपर ऊपर तो AD/AE आएगा, और AD/AE हमारे पास है, तो करो इसका डिवाइड। AD/AE बराबर CF/, यस और नो? इक्वेशन सेकंड। अब देखना AD/AE इक्वल है FB/BE के, AD/AE इक्वल है CF/CD के। तो क्या ये तीनों बराबर हो गए? यूक्लिड ने क्लास 9th में ही हमको बता दिया था कि अगर A बराबर B है और B बराबर C है तो A बराबर C है। कोई प्रूफ नहीं है इसका, कोई प्रूफ नहीं है, एग्जाम सही है, लेकिन ऐसा होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस अगर लिख दो बराबर। तो AD/AE बराबर FB/BE बराबर CF/CD। यस और नो? ठीक है। अब क्या है ना, अगर आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया अपने नोट्स में और हर दिन या 2 दिन बाद ये देखते रहो किन दो ट्रायंगल को इसमें लेना है, फिर वो दिमाग में आ जाएगा यार तुम्हारे। ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड भी इसी वीडियो में ही बताऊंगा मैं, लिख लो पहले इसको। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। इसने बोला क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो चलो भैया एक पैरेललोग्राम बनाओ। ABCD। अब बोला गया था थ्रो द पॉइंट D, एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की है कि अगर आप BC को और AB को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो E और F पॉइंट पे मिलेगा। तो वो ऐसा भी हो सकता है, उस बंदे ने हो सकता है लाइन कुछ इस तरीके की, इसने फिर इसको आगे बढ़ाया तो ये E पॉइंट पे कट हुआ, और अगर हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये F पॉइंट पे कट हुआ।
मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। देखो आप नॉलेज के लिए पढ़ो तो चीज़ें समझ आएंगी। एक देखो एक फॉर्मूले से या एक टाइप के क्वेश्चन से भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहे कंसेप्ट हमारा टारगेट है कंसेप्ट क्लियर हो बस। चलिए अब देखो भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब किन जब हमने देखा है रेशियो लाना है तो किन ही दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब ये देखो सर किन दो ट्रायंगल को हम आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। अब एक बात समझो, अगर ये जो लाइन है इसके क्या है पैरेलल, तो अगर मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो अभी भी तो ये इसके क्या है पैरेलल। ये जो लाइन थी बी सी ए डी के क्या है पैरेलल। अब इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया तो बी से लेके एफ तक अभी भी इसके क्या है पैरेलल। ये बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है। तो मैंने क्यों बोला ऐसा, अब हम इन दो ट्रायंगल को आपस में दिखाने जा रहे हैं सिमिलर। पूछो कैसे। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डेंस इक्वल हो गया, ठीक है सर। अरे भैया दो लाइन अगर आपस में है पैरेलल और किसी ने ये कट किया तो क्या ये एंगल देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अच्छा अब ये दो लाइन हमारी आपस में क्या है पैरेलल। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इसने ये कट किया तो क्या ये एंगल आपस में करस्पॉन्डेंस नहीं होंगे। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल क्या ये आपस में करस्पॉन्डेंस नहीं हो गए। देखो क्लास 6, 7, 8 के ही कंसेप्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना। समझो कि सर ये कैसे हो गया। अरे भैया जब ये दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल और कोई एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं अगर उसने कट किया तो ये दो आपस में इक्वल तो होंगे। इसको भूलना नहीं, समझना है। अगर डाउट है तो देखो मतलब इसको। तो चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं डी ई ए और एक ट्रायंगल लेते हैं सी एफ डी। तो इसमें एंगल ई किसके इक्वल है डी के। इसमें जो एंगल ई है ये किसके इक्वल है एंगल डी के। और डी ई ए में जो एंगल डी है ये किसके इक्वल है जी एफ के। कैसे पता, कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए जी तो बस वाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल डी ई ए सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा ई किसके इक्वल डी के, ई बीच में आया तो डी बीच में आएगा। डी किसके इक्वल एफ के, डी पहले आया तो एफ का काम हो गया, डी का काम हो गया, क्या बचा जी सी। इसको थोड़ा सोच समझ के लिख लेते हैं। चलो जी आ जाओ। अब इनके साइड के रेशियो लिख दो बराबर डी ई अपॉन एफ डी, ई ए अपॉन डी सी बराबर डी ए अपॉन एफ सी। अब देखो भैया कुछ मिला क्या यार, डी ई मिला और ई ए मिला। देखो डी ए अपॉन ए मिल रहा ना यार। तो क्या अगर हम और ए डी कोई का अगर हम इनका आपस में हम लोग क्या करें डिवाइड करें तो क्या होगा, डी ई है ये, सॉरी इसका करेंगे ना ए डी, हाँ सॉरी ए डी है ना, इसका कर लो आपस में डिवाइड। तो पहले लिखो ए डी, तो ए डी का डिवाइड किसके साथ ए ई के साथ, और एफ सी का डिवाइड किसके साथ डी सी के साथ या सी डी। क्या मिला, दो ए डी अपॉन ए और एफ सी अपॉन सी डी मिल गए ना ये दो। चलो अब क्या नहीं मिला उसको देखो जरा, एफ बी और बी ई। तो देखो भैया एफ बी ये रहा और बी ई ये रहा, तो कंफर्म है एक बार ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इतना ही समझना है बस यार, इतना ही समझना है बस, ठीक है। जब हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वालों में तो यही चीज़ तो सिंपल होती है कि हमको पहले से ही पता है कि ये चीज़ तो लेके आनी है। तो अब देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, एक तो आंख बंद करके बड़ा वाला ले लो और फिर तो ये ले लो या फिर ये ले लो, तो इसी को ही ले लो, ये तो आसानी से तो हो ही जाना है, इसमें क्या है। तो ई ए डी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो भैया आप, क्या ई बी एफ। चलिए अब देखते हैं। तो दोनों में एंगल ही क्या रहा है कॉमन। अब बताओ यार उसके बाद क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो जो एंगल डी है ये किसके इक्वल हो गया एफ के। कैसे पता, करस्पॉन्डिंग। तो बस वाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ई ए डी सिमिलर ट्रायंगल। देखो ई है ई के ई पहले आ रहा तो ई पहले आएगा, डी है एफ के डी एंड में आ रहा तो एफ एंड में, ई का काम हो गया एफ का काम हो गया, क्या बचा बी। तो चलिए भाई ए से हो गए। अब इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो चलिए ए ई
अपॉन BE, AD अपॉन BF, ED अपॉन EF। चलो जी अब देखो यार, AD अपॉन AE है, AD अपॉन, कर दो डिवाइड इनका, बस यही देखना छोड़ा था आपको, इसका करो डिवाइड। तो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू BF अपॉन PE। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गया आपका। अच्छा आपने देखा होगा काफ़ी कुछ दोनों प्रूफ मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते। तो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू BF अपॉन BE बराबर FC अपॉन CD। ठीक है, तो दोनों मेथड यार हम लोगों ने कर दिए। आप लेंदी या उस पर मत जाओ, आप कंसेप्ट पर जाओ, इससे सिंपल नहीं मिलेगा कहीं आपको। दो सबसे बड़ी बात है, आपके दिमाग में जितने डायग्राम बन सकते हैं वो मैंने बताया पहले। ठीक है, चलो लिख लो इसको भी, ख़त्म करो इसका वीडियो। क्लास 10th का चैप्टर 6 का जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन पे लगा लो। आप किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ, मतलब क्वेश्चन में जान तो है। देखिए ट्रायंगल में ये होता है, ट्रायंगल में ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर साल मिलते हैं। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। चलो जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या AD इज अ मीडियन, मतलब AD जो है वो मीडियन है। कहने का मीनिंग क्या है, जो BD है वो CD के इक्वल है, ये भैया गिवन है। ठीक, अच्छा X इज अ पॉइंट ऑन AD पे एक पॉइंट X है, सच दैट AX बराबर AX रेशियो XD, मतलब AX और XD का अगर हम रेशियो मतलब डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 2:3 आ रहा है। इस तरीके से है। तो आपको प्रूफ करना क्या है कि BX जो है, BX ये रहा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू XY, मतलब XY में अगर 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें तब जाके हमको BX मिलेगा। मतलब अगर XY है 2 सेंटीमीटर तो BX है 8 सेंटीमीटर, ऐसा हमको प्रूव करना है ये। अच्छा प्रॉब्लम आते क्या है चैप्टर 6 में, एज अ स्टूडेंट समझता हूँ इस चीज़ को कि सर करें क्या इसमें। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट दे दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। कोई लाइन किसी के पैरेलल नहीं है। अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल होती तो हम इस पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। चलो अब थेल्स को भूल जाओ। सर कौन से दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनको हम आसानी से सिमिलर दिखा सकते हैं। आप देखो, अगर मैं सोचूं कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को दिखा दूं, नहीं हो पा रहा है। क्यों एक एंगल आ रहा है X और X, दूसरा एंगल नहीं आ रहा, बड़ी समस्या। यस और नो? तो ऐसे में करें क्या, बस यही प्रॉब्लम आती है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन है, उनके वीडियो बन जाएंगे, उनको देखोगे फिर दिमाग में ऑटोमेटिक आप सोचने लगोगे। अब देखिए, ना तो हम किसी को सिमिलर दिखा पा रहे हैं और ना कोई दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल, तो हम जुगाड़बाजी करेंगे जिससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। और जैसे ही कभी कोई टीचर कंस्ट्रक्ट करता है, ये बच्चों के अंदर डाउट होता है सर आपने कैसे सोच लिया, तो इसे आप भी सोचो क्या कि हमको यहाँ पे दो कंडीशन पता हो जाए, या तो कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए या कोई लाइन किसी के क्या हो जाए पैरेलल। दोनों में से एक कंडीशन भी गिवन नहीं है तो हम खुद से उसे कंस्ट्रक्ट करें। अब प्रॉब्लम आता है सर कहाँ से हम करें पैरेलल ना, तो चलो जुगाड़ रख में ये देखो कौन सी चीज गिवन है और क्या प्रूफ करना, उसी के आसपास कुछ कंस्ट्रक्ट हम लोग करेंगे। इसका रेशियो दिया गया और इनका रेशियो पूछा गया है ना, मतलब बराबर दिखा, तो कुछ ऐसी जुगाड़बाजी हम करें कि इन्हीं के आसपास कुछ हो। तो देखो डी मिड पॉइंट है, मैंने डी से क्या किया, एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम मैंने ई दे दिया। क्या दे दिया हमने, ई। अब समझते हैं, बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट हमने किया कि जो DE है वो क्या है जी, पैरेलल AC के। AC बोल दो या फिर XY बोल दो, एक ही बात है ना, YC या फिर AC के। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। देखो जरा, D क्या था, मिड पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, किसके, AC के। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में तो क्या E मिड पॉइंट नहीं होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। फिर से समझो, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की, तो ये वाला भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यस और नो? तो ऐसे हम बोल सकते हो, देखने से नहीं लग रहा लेकिन समझो यार ना,
E is the midpoint, so E also a midpoint of BY। अगर E midpoint है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो BE है वो क्या है EY के इक्वल? इसका देखते हैं यूज होगा या फिर नहीं, हमको नहीं पता इसका यूज होगा नहीं होगा, लेकिन ये पता है अगर ये भैया मिड पॉइंट है और लाइन हमने पहले ड्रॉ की। अच्छा दिमाग में आएगा सर यहाँ तक लाइन आपने क्यों नहीं की? एक बात सुनो जरा, हमने लाइन यहाँ तक इसलिए करना है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब हम कौन वो सिमिलर दिखा सकते हैं। देखो कैसे, ट्रायंगल EXD और AXY, EXD इन दो को देखो कैसे, एंगल X इज इक्वल टू एंगल X वर्टिकली अपोजिट या कॉमन कुछ भी बोल दो। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, तो अल्टरनेट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए अल्टरनेट से। तो EXD में एंगल D और उसमें एंगल A कैसे इक्वल हो गए? अल्टरनेट। तो बस A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल EXD सिमिलर, X किसके इक्वल है? X के, X बीच में आ रहा तो X बीच में आएगा, DA के D एंड में आ रहा तो A एंड में आएगा। X का काम हो गया, A का काम हो गया, क्या बच्चा जी? Y। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? क्लियर है? ठीक। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते तो इस साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते तो EX अपॉन YX XD अपॉन XA बराबर ED अपॉन YA। अच्छा हमारे पास कुछ रेशियो भी तो है, AX अपॉन XD देखो कहीं मिलना है, मिलेगा जरूर, AX अपॉन XD, यस और नो? क्लियर है ना? अब एक बात समझेंगे बात जरा, AX अपॉन XD है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आपको AX अपॉन XD कितना है? 2/3। हमारे पास क्या है? XD अपॉन X, तो अगर मैं ये बोलूं कि XD अपॉन X से कितना हो जाएगा? एक ही तो बात है ना, यस और नो? क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं, AX अपॉन YX बराबर 3/2, इसको दे दो सेकंड, इसको हटा दो। क्लियर है? चलो अब देखते हैं भैया प्रूफ करना क्या था? BX, तो उठाओ BX ही तो लेके आना था यार हमको, BX की वैल्यू 4XY के इक्वल। क्या हम लोग समझेंगे, क्या हम लोग BX को ध्यान से, अब यहीं से थोड़ा सा लॉजिक है, BE प्लस EX लिख सकते हैं, यस और नो? BE प्लस EX लिख सकते हैं। अच्छा जो ये BE है क्या ये EY के इक्वल नहीं है? तो BE है, ये किसके इक्वल है जी? EY प्लस EX। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, लॉजिक है, हर स्टेप पर लॉजिक है। अच्छा जी EY को क्या हम लिख सकते हैं? EX प्लस XY। समझो EY केवल इतने पोर्शन को क्या इतना लिख सकते हैं? देखो जरा, देखो EY यहां से यहां तक है ना, तो EX प्लस XY। अच्छा सर क्यों ऐसा? क्योंकि हमको पता है हमें XY लेकर आना है, XY लेकर आना है, जुगाड़बाजी करेंगे। तो EX और EX प्लस, अच्छा ये किसके इक्वल चल रहा है? BX के। ये तो थोड़ा लिखते ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। BX बराबर, अब सुनो, अब क्या करें, अब जो दिया गया यहाँ से कुछ जुगाड़बाजी करेंगे। XY देखो कहीं पे है भैया, XY हमारा दिख रहा है कहीं पे, देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, EX दिख रहा है। EX बराबर अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखो ये EX YX ही था, मैंने YA लिख दिया, पता नहीं, देखो ना ये, ठीक है ना, दिखेगा जरूर। तो अब सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा? 2EX बराबर 3YX, यस और नो? तो 2EX की जगह कितना लिख सकते हैं? 3YX। तो VX बराबर 4XY। इसको, इस चीज को इसके नीचे लिख देना तो थोड़ा सा मतलब टीचर को दिखेगा। अच्छा अब एक चीज और सुनो, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, एज अ टीचर बता रहा हूँ ये बात, शायद
कुछ टीचर ये बात बोलने में उनको लगता है, फैक्ट ये है, चाहे मैं हो गया या कोई भी टीचर हो गया, पहली बार जब इन क्वेश्चंस को पहली बार जैसे आपने पहली बार किया तो अगर बहुत ही कम चांस होता है टीचर से हो पाता है, और अगर हो गया तो वो भी भैया ये चीजें रटता है। चैप्टर 6 में मैं बता रहा हूँ, भले कोई कितना बड़ा खलीफा बन जाए टीचर, कितना बड़ा खलीफा बन जाए, ये सारी बातें उसके अंदर भी प्रैक्टिस से आती है। क्यों? आप लोग इन क्वेश्चंस को देख के घबराओ मत यार, पहली बार हम लोगों से भी नहीं हुआ और ना होता है किसी से, जो अगर दिल से बोले टीचर कोई भी, फिर वो कहीं से हेल्प लेते हैं, फिर लेकिन क्या है ना, पढ़ाते 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 प्रैक्टिस हो जाती है तो उन्हें ये चीज़ें याद हो जाती, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तो आपको टेंशन मत लो कि यार ये बहुत टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हर स्टेप पर लॉजिक है, कोई भी स्टेप ऐसा है ही नहीं कि जिसपे लॉजिक ना, छोटा सा सॉल्यूशन है। और ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में एक दो तुम्हें किसी ना किसी चैप्टर से मिलेगा जिसमें लॉजिक होगा। तो जितने आपको नोट्स दिए उन्हें कर लो और इस क्वेश्चन को कर लो, और ऐसे क्वेश्चंस का देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ये चीज अप्लाई करता हूँ, आप भी अप्लाई करो। अगर कोई क्वेश्चन लॉजिकल मिला है तो आज समझ आ गया, सही बात है, इस क्वेश्चन पे इतने इंपॉर्टेंट लगा दो और लगभग हर दिन एक एक बार इसको रिवाइज कर लो, ऊपर से देख लो हल्का हल्का, ये दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। फिर कोई बच्चा पूछेगा तो तुम ऐसे ऐसे बता दोगे करके, ये नियम है। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है उसका रिवीजन बहुत जल्दी हो, कोई एवरेज है तो उसका 3-4 दिन बाद रिवीजन हो जाए तो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर स्टेप पर लॉजिक है, तो इसको काम करो कि जब भी दिन में एक बार इस क्वेश्चन पे नजर रख लो, ठीक है। चलो करो इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का, और आप लोग अगर वीडियो देखने आए तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सिंगल वेरिएबल का यूज़ करके और 2 वेरिएबल का यूज़ कर, दोनों वेरिएबल का यूज़ करके आंसर आ जाएगा। सिंगल वेरिएबल वाला थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, तो पहले मैं सिंगल वेरिएबल से लेके इसको सॉल्व करूँगा, अगर लगेगा तो दोनों वेरिएबल से भी आपको बता देंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन पे आइए। पहले कह रहे हैं कि द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स, मतलब उन दोनों में जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स है। तो ऐसे में लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ अनी, मान लो मैंने लेट कर लिया x ईयर्स, ठीक। अब सर बीजू की एज लेट, तो अब द एज ऑफ बीजू, तो देखिए अब यहाँ समझते, जो बच्चे लोग नहीं समझ पाए कि सर कैसे करेंगे अगला आंसर, अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो दिक्कत होगी। समझते हैं, 2 दोस्त है, एक अनी है और एक बीजू, इनकी एज का डिफरेंस कितना है जी, 3 है। यस और नो? अनी की एज मैंने x ले ली तो माइनस बीजू इज इक्वल टू 3, यही तो है। तो यहाँ से मुझे बीजू की एज फाइंड करनी, तो ये माइनस का भी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इस तरह आएगा तो माइनस का, x माइनस 3, मतलब बीजू की एज कितनी होगी डियर, x माइनस 3, तो x माइनस 3 ईयर्स। और वैसे भी आप कर लो, चलो इनका डिफरेंस कर लो, x में से इसको माइनस करो, x में से माइनस करो x माइनस 3, तो देखिए माइनस का x प्लस का 3, आंसर हमारा लौट के 3 ही आ गया। तो इस तरीके से 1 वेरिएबल, अदरवाइज कई जगह पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे वो बीजू की एज को बोलो y कंसीडर कर लेंगे, बट मैं चाहता हूँ 1 वेरिएबल से कर लो, सिंपल हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे अनीस फादर धर्म, अनी के जो पिताजी उनका नाम है धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी की जो एज है उनके पिताजी की एज उसकी क्या है, डबल, तो द एज ऑफ धर्म, अब सही आप धर्म जी समझ जाना कौन है, उनके पिताजी यानी के, तो एज कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। आगे बढ़िए। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, बस यहीं पे बात समझनी है, इसको मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा। एज ऑफ कैथी समझिए, ये कह रही बीजू है ना, बीजू वो अपनी सिस्टर की डबल है। दो मैथ्स में 2 तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैंने आपसे बोला कि मेरी एज आपसे डबल है, या फिर उल्टा बोलूं कि आपकी एज मेरी एज के हाफ है, एक ही तो बात है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो रहे कि जो बीजू की एज है ना वो ट्वाइस है उसकी सिस्टर कैथी की, अगर कैथी की एज क्या होगी तो बीजू के हाफ हो जाएगी, बीजू एज क्या है अपॉन हाफ। यस और नो, बस इस बात को आप समझिए। फिर से मैं समझाने की एक बार और प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा स्टूडेंट ये कैमरा है,
मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूँगा इस चीज़ का कि एक दूसरे वे से बच्चों को मैं कैसे समझा पाऊँ। कह रहे हैं कि बीजू की जो एज है, मतलब बीजू डबल है अपनी बहन से। जैसे मैंने कहा मान लो बीजू की एज 10 है तो उसकी बहन की एज क्या होगी 5। तो क्या मैं इसकी बहन की एज कैथी की एज को 10/2 नहीं लिख सकता? यस और नो? तो बस वो x - 3/2 मैं सब केस निकाल दी। अब कह रहे हैं द एज ऑफ कैथी एंड द धर्मा डिफरेंस बाई 30 ईयर्स। धर्म की एज है 2x और कैथी की एज है x - 3/2। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है जी 30 है। तो बस सबकी एज आ जाएगी। चलिए एलसीएम आया 2, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x - 3। जो कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं कि माइनस है ना, तो x - 3 को एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्यों? क्यों माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। तो ये 4x और माइनस अंदर जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस 3/2 इज इक्वल टू 30। 4x से x किया 3x प्लस 3 और 2 का इधर मल्टीप्लाई 60 और 3x 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 57 और x का इधर आके डिवाइड हो जाएगा 57/3। तो 3 2 जा 3 1 जा 3 और 9, तो 19 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई 90, मतलब अनी की एज कितनी हो गई डियर 19। यस और नो? किसकी पूछी थी? अनी बीजू की x - 3। अगर बीजू की एज की बात करते हैं डियर तो x - 3, x कितना है जी 19 - 3 मतलब वो 16 ईयर्स की हो गई। यस और नो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों का। अगर फिर भी कोई डाउट है, देखो यार हम अब ये टारगेट 95 की सीरीज चल रही है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्यार अपना दीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, या कहीं पे अगर कोई कमी लग रही तो आप बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस है और मैं हर दिन 1-2 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ, और केस स्टडी की भी सीरीज चल रही है और असर्शन रीजन्स के भी 10th और 12th के लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है और मेरे 20,000 जो फैमिली हो चुकी है, तो अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब 20,000 लोग विश्वास कर रहे हैं तो और मैं मेहनत करूं। और अगर मेहनत आपको लग रही है और आपका अगर पर्सनल बेनिफिट होता है तो शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है पर्सनली, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अगर लगे अच्छा, तो एक एनर्जी आएगी मेरे अंदर भी, एक एनर्जी बूस्टर का। आपके सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो एक मेरे अंदर एनर्जी आएगी कि इतने लोग बिलीव कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है चैप्टर 4 का। एक्चुअली बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का हिंदी ही नहीं समझ पाते, एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। कह रहे अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर अ मास ड्रिल। अब यहीं पे आके एक तो बच्चा कंफ्यूज है कि सर ये मास ड्रिल क्या। तो मास ड्रिल क्या होती है? जब मास मीन्स होता है कलेक्शन, जब आप कई सारे बच्चों को लेकर कोई ड्रिल मतलब कोई एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी, या तो आपने सर्कल के शेप में, स्क्वायर के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में, अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो भी स्कूल्स वगैरह में होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि मास ड्रिल हो रहा है। यस और नो? इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब यहां पे समझते हैं स्क्वायर तो हमने पढ़ा है, सर ये सॉलिड स्क्वायर कैसा यार? स्क्वायर तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन सर ये सॉलिड स्क्वायर कैसा? तो इसी चीज को बस पहले समझना है एक्चुअली में क्वेश्चन बोल के आ रहा है। सॉलिड तो यार इसलिए यूज हुआ है क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हैं, 3D फिगर है। अगर हम लोग बात करें अपनी तो हम लोग 3D में आते हैं, तो इसीलिए सॉलिड लगाया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इस सॉलिड स्क्वायर का मीनिंग समझो क्या हुआ। अगर आपसे मैंने बोला कि एक रो में 5 बच्चे हैं तो 5 रो होनी चाहिए, समझो। जैसे मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए एक रो में, तो रो भी 5 हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इस तरीके से ड्रिल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी में जो हमारी परेड होती है हमारे ना, तो विजय पथ पे जो हमारी होती है, तो उस पर हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि एक सीध में, एक लाइन में जो हमारे सैनिक लोग होते हैं वो एक एक्टिविटी करते हुए चलते हैं। तो वहाँ पे अब पता नहीं रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, वो अलग बात है। बट इस क्वेश्चन की जो ये बात बोली, इसको आप समझो कि 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे, तो ये पूरा देखो एक हमारे पास क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। और टोटल बच्चे कितने होंगे? 5 × 5। यस और नो? बस इसी चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो बस
फिट हो गया क्वेश्चन, फिर कोई दिक्कत नहीं। कह रहे फाउंड दैट, और ऐसा पाया गया 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। अगर उनके साथ हमने एक सॉलिड स्क्वायर बनाया ना तो 24 स्टूडेंट जो है भैया वो कि लेफ्ट हो रहे, बच रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एक्स ले लो, या अगर मैं आपसे पूछूं ईच रो, या फिर मैं अगर आपसे ये बोलता कि लेट द नंबर ऑफ रोज तो भी एक्स ले लो, क्योंकि है तो स्क्वायर ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं टोटल स्टूडेंट की, बस यहीं पे थोड़ा सा खेला है। टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, तो देखो कह रहे अगर हमने, मतलब मैंने कहा कि एक्स रोज है, मतलब हर रो में एक्स बच्चे, ये आपको समझना, क्योंकि स्क्वायर बनना साफ साफ। चलिए तो कह रहे अगर हमने एक्स रो बनाई है तो 24 स्टूडेंट लेफ्ट हैं। अब एक बात समझो, यहाँ पे 5 थे ना, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 25, तो अब टोटल एक्स स्क्वायर हो गए, और 24 लेफ्ट मतलब 24 एक्स्ट्रा हैं, बचे हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट होगा, सॉरी 24 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24। अगले केस में कह रहे हैं व्हेन ही इंक्रीजेस द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन स्टूडेंट, अभी हर रो में और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने थे एक्स, अब बोल रहे हैं कि एक्स प्लस 1 हो जाए, क्या हो जाए एक्स प्लस 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, अब कितने कह रहे हैं ये एक्स प्लस 1 हो जाए, तब टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, देखो ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो होना ही है, फिर आगे पढ़ो, कह रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स शॉर्ट मतलब कम है, तो अब 25 स्टूडेंट माइनस कर देंगे, यस और नो। इसी चीज को बस समझना है कि अगर एक्स है तो एक्स का प्लस 24, क्योंकि 24 एक्स्ट्रा है, लेफ्ट है, बचे हुए हैं, तो ये दोनों ही क्या है टोटल स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बस आ गया एक्स हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शहीद हो गया ये 24 है, 1 माइनस 25 माइनस का 24 प्लस का 2x, माइनस का 24 इधर जाएगा, दोनों ही जाके ऐड हो जाएंगे, 48 2 से कट किया 24, तो मतलब जो रो थी उसमें कितनी थी 24, और हर रो में कितने बच्चे थे 24, और हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट फाइंड करने थे, वो ही फाइंड कर सकते हैं टोटल स्टूडेंट। तो देखिए या तो ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 24 या ले लो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, आंसर एक ही आना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 लेते हैं, तो ये कितना का हो गया 24 का होल स्क्वायर प्लस 24, तो ये होता है 5 7 6 प्लस 24, मतलब 600 स्टूडेंट्स थे। अगर आप इसको करेंगे तो भी आंसर ये एक्स प्लस 1 मतलब एक्स कितना आया 24 और एक्स प्लस 1 25 का होल स्क्वायर माइनस 25 को 625 माइनस 25, आंसर तो भी हमारा यही आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। और देखो हम हर टीचर ये मानकर चलते हैं कि हमारे लिए जो स्टूडेंट है वो ये कैमरा है, हम इसको ही समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है, फिर भी अगर कोई चीज़ लग रही कि नहीं सर मज़ा नहीं आया यार, तो आप कमेंट करके बताओ, फिर तो मैं मज़े देंगे, चिंता मत करो। जय हिंद। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर बनेगा जाके। एक क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर on attempting to arrange the student for mass drill in the form of a solid square। पहले यहीं तक समझते हैं। मास ड्रिल एक्चुअली वो होता है जब टीचर लोग कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उनके साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे सर्कल बना लिया, तो स्क्वायर शेप बना लिया उन्होंने, कोई या रेक्टेंगल बना लिया, फिर रनिंग कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर, मास ड्रिल इसको कहते हैं। जब आपने देखा होगा जब परेड होती है 26 जनवरी को, तो काफ़ी सारे जो हमारे सैनिक्स होते हैं एक साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको हम लोग मास ड्रिल कहते हैं। जब मास मीन्स होता है इकट्ठे जब लोग जा रहे हैं, तो वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको मास ड्रिल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये जो शब्द है बच्चों को यही कंफ्यूज कर देगा, और मास ड्रिल यार, तो समझो बात को। ठीक है, तो उनको अरेंज किया गया है मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। देखो स्क्वायर है, सॉलिड इसलिए बोला क्योंकि बच्चे लोग सब 3D फिगर है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। सॉलिड चैप्टर 13 हो गया, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अरे बच्चे तो सॉलिड ही होंगे, थोड़ा बहुत तो होगा उनमें हड्डी, तो बच्चे तो सॉलिड ही होंगे।
और सॉलिड स्क्वायर शेप में इसको बना दे। मान लो ये बना दिया स्क्वायर शेप, इस तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं, समझेंगे जरा इस चीज़ को। बच्चे यहाँ पे क्या खड़े हुए हैं, अब कैसे बना बच्चे खड़े यहाँ पे, समझ जाओ बच्चे। ये रहा एक बालक, ये रहा, लो ये एक बालक खड़ा है, ठीक, एक बालक ये, तुम देखना ही चाहते हो तो ये सब बालक खड़े हैं, ठीक है। हमने ऊपर से ड्रोन कैमरा, हमने वीडियो बनाया अपना, ठीक, ऊपर बच्चा पॉइंट दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते। फाउंड दैट, ऐसा पाया गया कि 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, मतलब हमने एक ऐसा स्क्वायर बनाया, हमने कहा भैया सारे बच्चे लोग आ जाओ और हम लोग एक स्क्वायर में आप लोग खड़े हो जाओ। तो स्क्वायर की क्या होती, साइड भी तो होती है कि सर हम लोग कितने बच्चे खड़े हो। तो हमने कहा चलो एक लाइन में x बच्चे खड़े हो जाओ, मतलब स्क्वायर में चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। मैंने कहा कि मान लो आप लोग जितने भी बालक थे, हमें नहीं पता कितने बार थे, मैंने कहा ऐसे खड़े हो जाओ आप लोग कि स्क्वायर बन जाए। तो एक बच्चा मुझसे पूछेगा ना कि सर एक लाइन में कितने बच्चे खड़े हो जाएं, तो मैंने कहा 20 हो जाओ, 30 हो जाओ, अब नहीं पता कितना। मैंने कहा एक लाइन में x बच्चे खड़े हो जाओ, कितने खड़े जाओ, एक लाइन में। तो एक लाइन में x बच्चे खड़े, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x और यहाँ भी x। क्या बात समझ आ रही है? जब मैंने इस तरीके से बच्चे खड़े किए तो भाई साहब 24 बच्चे बच गए। 24 बच्चे क्या है, बच गए, मतलब वो खड़े ही नहीं हो पा रहे वहां पे। यस और नो, ठीक है। फिर मैंने बोला इफ व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन स्टूडेंट, अगर अगली कंडीशन क्या है, अभी x थे, अब मैंने x + 1 का स्क्वायर बना दिया। किसका बना दिया, x + 1 का। क्या बात समझ आ रही है? क्यों, एक बच्चा बढ़ा दिया है। और अभी हमने इससे पहले हमने एक लाइन में x बच्चा लिया था, अब एक बच्चा बढ़ा दिया है तो x + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। यस और नो? तब कह रहे हैं देन 20, तो 25 बच्चे बच रहे हैं, क्योंकि जब हमने उसका साइज बढ़ा दिया, अब कह रहे 25 बच्चे लेके आओ। चलो कहाँ से लेके आओ, लेके आओ। अब मतलब ये वाली बात आ रही है, क्या चमका, ये बात समझ आई? पक्की बात, अच्छे से क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ रहा है तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। इक्वेशन तो मैं बना के हम रख दें, कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। समझो चीज़ों को, इसको अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन होना चाहिए। एक्चुअली में क्वेश्चन बोल के आ रहा है, क्या वो इमेजिनेशन समझ आ रहा है? ठीक है, चलो जी इस तरीके से। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ लाइन, मान लो x कितना है, x, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे जी, x²। क्यों हो जाएंगे x²? क्योंकि स्क्वायर बना रहे हैं। यस और नो? क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। चलिए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। कोई डाउट है तो बताओ जरा, पक्की बात है? अच्छा, अब ये बोल क्या रहे हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन के, अगर हम मतलब फर्स्ट क्या ऐसे ही लिख देते, कंडीशन समझो। पहले वाले केस में कि टोटल बच्चे कितने थे, जब 25 बच्चे बच रहे, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x² और +24, क्या ये होगा टोटल बच्चे? बस समझो, बस समझो, ऐसे हूँ मत बोलो, समझो इस चीज़ को। मान लो मैं आंसर को मारो गोली, मान लो हमारे पास 40 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 40। मैंने कहा स्क्वायर बना दो, तो बच्चों ने क्या किया, 6 बच्चे खड़े हो गए। कितने बच्चे खड़े? 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें और 6 इसमें। मान लो ऐसे आपको समझाने के लिए, कितने बच्चे हो गए टोटल? 6 बच्चे थे ना, 6 इसमें हो गए और 6 इस वाली लाइन में हो गए, 6 इस वाली लाइन में हो गए, 6 इस वाली लाइन, मान लो इस तरीके से। और हैं टोटल बच्चे कितने? 40। तो कितने हो गए? 6 से 12 और बाद में 24 हो गए। अरे उस स्क्वायर को मारो गोली, 24 हो गए। अब मैं इस 40 को लिखूंगा कैसे, 24 + 16। यस और नो? यस और नो? मैंने स्क्वायर शेप में खड़े किए, मैंने एक लाइन में x बच्चा खड़ा किया। एक लाइन में कितना? x बच्चा खड़ा किया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x² + 24। क्या हो गया? +24। यस और नो? ठीक है। अगली कंडीशन पे आते हैं। अगर मैंने एक बच्चा बढ़ा दिया गया तो उसका स्क्वायर ये हो गया, तो क्या है, 25 बच्चे कम पड़ जा रहे हैं। तो 25 बच्चे कम पड़ जा रहे हैं। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो। तो x² + 1 + 2x और माइनस का 25, तो x² शहीद हो गया। और ये 24 और 1 - 24 माइनस का 24 + 2x, तो ये इधर आएगा 24 + 24 48 और ये 2x, 2 से 24 आ गया। यस और नो?
यस और नो, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए। x की वैल्यू क्या आ गई 24 है। अब पता करते हैं, उन्होंने बोला टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे तो ये तो या तो बोल दो x² 24 या फिर बोल दो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 25, कुछ भी बोल दो। तो भैया चलो 24 का स्क्वायर प्लस का 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 5 7 6 प्लस 24 कितने बालक हो गए 600 बालक हो गए। कितने बालक हो गए 600 बालक हो गए। यस और नो, पक्की बात है। अच्छा यहाँ पर जो एक कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को, एक कन्फ्यूज़न जो हो सकती है, एक कन्फ्यूज़न मैं बताऊँ क्या हो सकती है। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था, 6 बच्चे खड़े थे, आप कहोगे सर बच्चे 24 हुए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो कह रहे हैं 6 का स्क्वायर हुए। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिमाग में आएगी, क्योंकि अब समझो क्यों आ रही है, क्यों इस क्वेश्चन बोला क्या, ये सॉलिड स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉलिड स्क्वायर। कह रहे हैं कि मास ड्रिल टू फॉर्म अ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वर लेफ्ट। ये यहाँ पर इन्होंने जो बच्चों को बनाया है, एक ऐसा एक्टिविटी कराई है, उसको इन्होंने स्क्वायर ही समझा है। ये स्क्वायर, और जब स्क्वायर है तो उसका इन्होंने साइड इंटू साइड ही से पता लगेगा टोटल एरिया उसका कितना है। इस तरीके से मतलब हम सब लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, स्क्वायर की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता आंसर 600 ही है इसका, चलो देख लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कोई डाउट है इसमें फिर भी। देखो इसको, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पहली बार में हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, वरना फिर तो खैर हो ही जाएगा। मैं क्वेश्चन को पहले मैंने केवल डाटा लिखा, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कह रहे हैं रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। मतलब सही बात है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं टिकट लेने, आपने कहा भैया हमारा बच्चा 10 साल से कम का है, तो उसका जो फेयर है ना वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं रिजर्वेशन चार्ज में कोई भी कंसेशन नहीं है। रिजर्व, अगर आपको अपने बेटे के लिए एक सीट को रिजर्व कराना है तो रिजर्वेशन का जो चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी हाफ नहीं होने वाला है। क्या बात समझ आई? एज के अकॉर्डिंग जो फुल फेयर है उसमें तो हाफ हो जाएगा बेटे के लिए। अब तुम पूरी सीट मांगते हो तो रिजर्वेशन होगा उसके लिए, तो रिजर्वेशन का जो भी चार्ज है 50 60 100 200 जो वो आपको पूरा देना पड़े, उसमें कोई भी हाफ नहीं होगा, ठीक है। एरोप्लेन में लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्फेंट बालक अगर 1-1.5 महीने का छोड़ के 2 महीने के बाद जो भी हो, पूरी सीट आपको लेनी पड़ेगी और पूरा पैसा देना पड़ेगा। उसमें हाफ टिकट कोई चक्कर नहीं। ट्रेन में क्या है, हम लोग जाते हैं, हम जब बहुत छोटे थे, हम 14-15 साल के होके भी 10 साल के अंदर चलते थे, तो होता है आप लोग था, और अमीर फैमिलीज बिलोंग करते शुरू से। तो चलो अच्छा, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी, ठीक। अच्छा फिर कह रहे हैं एक आदमी ने 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट 2530 रुपये में, उसने एक रिजर्व और फर्स्ट क्लास टिकट को उसने बुक किया, तो रुपये दिए 2530। फिर एक आदमी ने 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट, तो उसने इतने रुपए दिए। तो बताओ भैया कि एक तो रिजर्वेशन के चार्ज क्या हैं और फर्स्ट क्लास टिकट के चार्ज का, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पूछा गया पहले उसको लेट करके संतुष्ट हो जाते हैं कि जो पूछा गया कि लेट द फर्स्ट क्लास टिकट फेयर या कॉस्ट, लेट द फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है चल जाएगा इतना x रुपीज़, एंड द रिजर्वेशन चार्ज ये बेटा रिजर्वेशन वो वाला नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो SC ST वाला, वहाँ जाओ भैया हम तो SC में आते हैं, रिजर्वेशन वो वाला नहीं है। ये रिजर्वेशन में सीट बुक हो रहा है, रिजर्व हो गई आपकी सीट वहाँ पे ना। चलो अच्छा, तो इस तरीके से अब क्वेश्चन को फील करते हैं, क्वेश्चन को फील करेंगे, ठीक। अब एक बंदा है 1 रिजर्व फर्स्ट, उसने रिजर्व कराया है फर्स्ट क्लास टिकट, तो फर्स्ट क्लास टिकट कितने का x, और उसने रिजर्वेशन भी कराया, मतलब उसको y रुपीज़ भी देने पड़े होंगे। यस और ना, यस और नो, मतलब उसने पहला फर्स्ट क्लास टिकट बुक कराया तो x रुपये दिए होंगे, और लिखा क्या रिजर्व, मतलब उसने रिजर्वेशन भी कराया है तो उसने y रुपये भी दिए होंगे। यस और नो, तो टोटल कॉस्ट हो गई 2530। पहली इक्वेशन बहुत ही प्यारी सिंपल सी। अगली पे जाओ, कह रहे 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, पहले यहाँ तक पढ़ो। एक आदमी है और जिसने रिजर्व और फर्स्ट क्लास टिकट, उसके भी रुपए कितने हो गए x प्लस, यस और नो, एंड आगे भी बोला एंड 1 रिजर्व हाफ टिकट। अब समझेंगे बड़ा मजा आने वाला, प्लस
1 रिजर्व हाफ टिकट। तो रिजर्वेशन होगा तो वाई रुपये तो उसको देने ही पड़े होंगे। हो सकता है वो अपने साथ अपने बेटे को लेके जा रहा हो। यहाँ तक x प्लस वाई का हो गया कि वो आदमी खुद गया है और उसने अपनी सीट भी रिजर्व कराई तो x प्लस वाई। फिर वो अपने साथ अपने बेटे को लेके गया, मान लो तो 1 रिजर्व हाफ टिकट। तो अगर रिजर्वेशन हुआ है तो वाई रुपये तो दिए, लेकिन हाफ टिकट मतलब x/2, क्योंकि फुल पेमेंट तो x है लेकिन उसने हाफ टिकट कराया है तो x/2, लेकिन y में कोई भी कंसेशन नहीं है। तो ऐसा होने पर टोटल रुपए है 3810। क्या चमका? तो एक बात ना सुनो यार, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 2530। क्या हम वो यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2530 प्लस वाई प्लस x/2 बराबर 3810। चलो ये इधर माइनस में आ गया, इसको ऐसे ही लिख दो। तो यार डायरेक्ट माइनस कर दें, चलो लिख देते हैं। ये इधर किस में आएगा जी? तब तो आप लोग माइनस करके बैठो, मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आया 2, तो ये क्या होगा 2y प्लस x। तो 0 से 0 गया तो 0, 11 से कितना आया 1280। तो 2y प्लस एक्स कितना आया 1280। अब 2 से क्या होगा जी मल्टीप्लाई, तो 2y प्लस एक्स बराबर 128 दूनी 256। यस और नो? इतना आ गया, निकालना क्या हमको x और y की वैल्यू, लगा दो एलिमिनेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530 और ये हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2560। तो एली माइनस कर दिया, कैंसिल आउट। y से माइनस का 2y तो माइनस का y, और ये कितना हो जाए माइनस का 30, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब भैया रिजर्वेशन चार्ज कितना था जी 30 रुपये। रिजर्वेशन चार्ज कितना? अब x और निकालो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2530, तो y की जगह रखो 30 और ये कितना 2530, तो माइनस कर दो, कितना आया 2500 रुपये। फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्वेशन के साथ 2580 थे। अलग अलग बात करें, रिजर्वेशन मात्र 30 रुपये का था और ये 2500 रुपये का था। क्या चमका? कोई डाउट इसमें? कभी आप लोग ट्रेन में गए हो रिजर्व, अच्छा किस क्लास में गए, फर्स्ट थर्ड कौन सा, या फिर जनरल में लटके हैं? स्लीपर में। अच्छा बहुत से बच्चे लोग स्लीपर में जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे स्लीपर पहन के आना ही अलाउ है। हाँ तो आकाश पहन गए स्लीपर वाले कि बिना स्लीपर कैसे अलाउ होगा। हाँ जूते पहन सकते हो आकाश, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, भागो आप लोग।